आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, मसूड़ों में खून आना किससे संबंधित होता है। ऊपर आपको इंग्लिश में लिखा मिल रहा है, नीचे आपको हिंदी में। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। सूखा रोग, स्कर्वी रोग, क्वाशियोरकॉर रोग या फिर दृष्टि वैषम्य। इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। स्कर्वी रोग जब आपको हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। उसमें क्या होता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है। तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। यद्यपि धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, फिर भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और कैल्शियम है। ये चारों ऑप्शनों को ध्यान से दीजिए, बार बार आने वाला क्वेश्चन है और एल्युमिनियम इसका सही उत्तर होगा। एल्युमिनियम जो होता है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है और जिंक भी आपका एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। इन्हीं दो धातुओं से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, याद कर लीजिएगा। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम और जिंक दो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब जो उनके ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय का भी काम करेंगे और अम्लीय ऑक्साइड का भी काम करेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आता है। आज का देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधे किसके माध्यम से सांस लेते हैं या फिर श्वसन करते हैं। तने के द्वारा, रंध्र के द्वारा, फूल के द्वारा या फिर जड़ों के द्वारा। चार ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन। पौधे जो होते हैं वो रंध्र के माध्यम से श्वसन करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आज का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का क्या होता है। वर्गों का योगफल होता है कि योगफल होता है कि गुणनफल होता है कि अंतर होता है। देखिए क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है मतलब तुल्य प्रतिरोध जो होगा R = होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी R3 R4 जितने भी आपको मिलते जाएंगे सबका योग जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं पर अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो उनका जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है 1/R1 1/R2 1/R3, इस प्रकार से जब जोड़ा जाएगा तो वो समांतर क्रम में होगा। लेकिन जब डायरेक्ट जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में तो योगफल ही होगा, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा सबसे सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह प्रक्रिया जिसमें जल अम्ल और क्षार करके लवण और जल बनाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, हाइड्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण या फिर उदासीनीकरण। सही ऑप्शन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है इसलिए इसको जल्दी से करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा उदासीनीकरण अपक्रिया जो होती है, अम्ल और क्षार की प्रक्रिया कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। ये काफी चर्चित रिएक्शन होती है और उदासीनीकरण ये रिएक्शन कहलाती है। देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है, हल्दी, पिटूनिया के पौधे, लिटमस या फिर वनीला। देखिए दृष्टिबाधित मतलब होता है जिनके देखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है या फिर बाधित होती है, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो वे कहलाते हैं दृष्टिबाधित छात्र। अब अगर दृष्टिबाधित हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, तो लिटमस पेपर का रंग जो है अगर लाल से नीला हो रहा है या फिर नीला से लाल हो रहा है तो इस चेंजमेंट को वो देख नहीं पाएंगे। अगर देख नहीं पाएंगे तो सूचक उनके लिए बेकार ही है लिटमस पेपर। इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वनीला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग वनीला का इस्तेमाल करते हैं तो वनीला की सुगंध से वो जान जाएंगे कि अम्ल से क्षार में परिवर्तन हो रहा है, कि क्षार से अम्ल में हो रहा है, कि उदासीनीकरण की रिएक्शन हो रही है। तो वनीला की सुगंध, आपने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाई होगी, वो सुगंधित करती है। इससे दृष्टिबाधित छात्र जो होंगे उसकी सुगंध से ही पता लगा सकते हैं। तो डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं। चार ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े लिखे गए, आप लोग इनको पढ़ लीजिए और अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। चमगादड़ जो होते हैं रात्र में अंधेरे में उड़ते हैं, तो किस तरह से उड़ते हैं आपसे पूछा जा रहा। इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, वे उच्च पिच वाली परासब चीख निकालते हैं जो किसी भी बाधा से टकरा करके परिवर्तित हो जाती है। अगर बाधा आ रही है तो जो परसब तरंगे वो छोड़ रहे हैं तो बाधा से टकरा कर उनके पास आकर बताएगी कि वहां पर बाधा है, आप उस दिशा की ओर मत उड़िए। अंधेरे में वो देख नहीं पाते हैं, सिर्फ इस परासब जो तरंगे होती है उसके माध्यम से अपनी दिशा का पता लगाते हैं, अपने भोजन की भी तलाश करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला ऑप्शन। देखिए 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, एक अपसंग तरंगे, परासब तरंगे और श्रव्य तरंगे।
अपसर्ग तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक वाली तरंगे जितनी भी होती हैं वो सब तरंगे गिनी जाती हैं जिन्हें हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो तरंगे होती हैं वो परासब तरंगे कहलाती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, उन्हें चमगादड़ जैसे जीव सुन सकते हैं। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला विकल्प। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिशियन प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है, इसका अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर देखिए पॉजिटिव का निशान आपको देखकर ही मालूम चल रहा होगा। अगर पॉजिटिव का निशान है तो कौन सा लेंस हो सकता है? उत्तल लेंस हो सकता है। तो भी ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते थे इसके? पहला विकल्प सही हो सकता था और सी वाला विकल्प सही हो सकता था। बी और डी तो आप सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लस का निशान अगर आया है तो उत्तल लेंस में ही हम लोग प्लस का निशान का यूज करते हैं। अब 2.5 उसकी क्षमता है, 2.5 करने के लिए वो 2 लेंस को जोड़कर भी लगा सकता है। अगर 2 लेंस जोड़ देगा 2 डायोप्टर का और 0.5 डायोप्टर का, इनको जोड़ देगा तब भी उसका 2.5 डायोप्टर का जो होगा वो बन जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा गया? ए ऑप्शन में लिखा गया। ए ऑप्शन में लिखा गया लेंस 2 उत्तल लेंस की संयोजन क्षमता है, जिसकी क्षमताएं जो है 2 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर है। तो क्या करना है? इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहां पर सी ऑप्शन लिखा गया था लेंस 2D क्षमता वाला उत्तल लेंस है, 2D क्षमता वाला नहीं है, 2.5 डायोप्टर क्षमता वाला है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? पहला विकल्प सही उत्तर होगा। आज का देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? यह आपसे फारेनहाइट में पूछा गया। तो फारेनहाइट में अगर आपसे पूछा गया तो एग्जैक्ट डाटा आपको बिल्कुल से याद रखना है। ज्यादातर एग्जाम में ऐसा डाटा पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी वाला विकल्प। 98.6 फारेनहाइट जो होता है वो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है नॉर्मल रूप से, सामान्य ताप जिसे हम लोग कहते हैं। तो फारेनहाइट में आप लोग इसको अवश्य याद रखिएगा। आज का देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम लोग इसको सही कर पाएंगे। बताइए प्रोटीन का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? आयोडीन, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। सही उत्तर होगा इसका आयोडीन। आयोडीन जो है एक प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता है। प्रोटीन लास्ट में चेंज होकर के अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। और प्रोटीन में जो भाग होते हैं प्रोटीन के 5 तत्वों से मिलकर के प्रोटीन बना होता है। पहला तो हो गया कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। अगर ये 5 तत्व आपके ऑप्शन में दिए गए हैं तो ये सभी प्रोटीन का हिस्सा हैं, लेकिन इनके अलावा कोई भी तत्व दिया गया है तो प्रोटीन का हिस्सा नहीं होगा। सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन आपको मिल रहे होंगे तो ये प्रोटीन के हिस्सा होते हैं, लेकिन आयोडीन नहीं होता है, इसलिए गलत होगा पहला विकल्प। आज का देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। कीमियोथेरेपी है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासोनिक है या फिर यूडियोमेट्री है। देखिए कीमियोथेरेपी का तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैंसर के इलाज के लिए, वहीं पर सीटी स्कैन का हम लोग उपयोग करते हैं दिमाग के मस्तिष्क के इलाज के लिए। यूडियोमेट्री जो होता है वो गैस के आयतन का हम लोग माप करते हैं उससे। अल्ट्रासोनिक इसका सही उत्तर होगा। सी वाला विकल्प जो होगा अल्ट्रासोनिक, वो भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक जो होता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। इससे पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या कहीं पर वो टेढ़ा हो गया है या फिर उसका विकास तेजी से हो रहा है कि धीमा हो रहा है। उसी प्रकार से पोषक तत्व या फिर आगे की प्रक्रिया डॉक्टर चालू करता है। तो ये अल्ट्रासोनिक इसका बहुत बड़ा एक फायदा होता है निगरानी करने के लिए भ्रूण का। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग क्या है? फेरिक क्लोराइड है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ब्रोमाइड है या फेरिक सल्फाइड है। जंग जो होती है वो लोहे में लगती है जंग। तो जंग क्या है? जंग का फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला विकल्प। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो रासायनिक रूप से जंग का फार्मूला होता है। फेरिक ऑक्साइड मतलब कि Fe2O3, इसमें क्या होता है? फेरिक हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। हाइड्रेट लगाना है मतलब कि NH2O, मतलब कि नमी और ऑक्सीजन जो होता है वही क्या होती है? वो फेरिक ऑक्साइड जो होती है जंग लग जाती है, लोहे पर जंग। तो Fe2O3 और NH2O मतलब पानी के कुछ अणु होते हैं वो मिलाकर के जंग का निर्माण करते हैं। तो ये इसका फार्मूला होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है?
ये रिएक्शन काफी लंबी है, इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान मत रखिएगा, सिर्फ जो चीजें बन रही हैं और जो चीजें से बनाया जा रहा है उन पर ध्यान कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल जब मिलाते हैं तो ये जो प्रक्रिया बन करके जो हमें तैयार होता है वो एस्टर बनता है। एस्टर का क्या नाम है? एथिल एसीटेट भी कहते हैं। इस एस्टर का इस्तेमाल हम लोग इत्र बनाने में करते हैं। जहां पर भी सुगंधित करने की बात आएगी तो हम लोग ईस्टर का प्रयोग करेंगे। तो क्या ऑप्शन सही होगा? बी वाला विकल्प। एथेनॉल में एथेनोइक अम्ल को मिलाया जा रहा है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें भी मिलाई जा रही हैं, तो किसका निर्माण होगा? ईस्टर का निर्माण होगा। याद कर लीजिएगा, एथिल एसीटेट भी लिख करके आपके ऑप्शन में आ सकता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, CnH2n हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये पूछेगा ही, चाहे आपसे पूछ लेगा एल्कीन का, एल्केन का, एल्काइन का, या फिर आपसे पूछ सकता है किसका? एल्कोहल का भी पूछ सकता है फार्मूला। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला विकल्प। एल्कीन जो होता है उसका फार्मूला होता है CnH2n होता है। अगर C 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? दुगना होगा। अगर C 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? वो 2 गुना करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4 बनेगा। इस प्रकार से आपको रिएक्शंस को याद रखनी है। अगर हम एल्केन की बात करेंगे तो CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का फार्मूला होता है। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन जो आपके ऑप्शन में दिया गया एल्कीन ये होता है। एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2 जब करेंगे तो एल्काइन हो जाएगा। ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। अच्छा, डी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। आज का देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है? मशरूम से, कच्चा तेल से, फफूंदी से, या फिर मरे हुए जानवर से? हमने एक बार आपको बताया था, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला विकल्प। फफूंद से जो होती है पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने एक लैब में बैठे हुए थे, एक डिश वो खा रहे थे, डिश खाते खाते कुछ डिश को छोड़ करके चले गए और कुछ दिनों बाद फिर से वापस आए तो डिश पर क्या हुआ था? जो खा रहे थे उस पर फफूंदे लग गई। तो उन्होंने गौर से देखा, जो फफूंद जहां जहां पर लगी थी वहां पर उसके जो बैक्टीरिया थे, उसके अंदर लगे बैक्टीरिया वो मर गए थे। तो उन्होंने ये खोज किया कि जहां पर भी फफूंद आएगा बैक्टीरिया वहां पर जीवित नहीं रहेंगे। तो पेंसिलियम नामक फंगी से एंटीबायोटिक दवा का उन्होंने निर्माण किया। इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एंटीबायोटिक दवा का जनक माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सबसे सही विकल्प होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्षय वाली अपक्रियाओं को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोजन क्षय मतलब होता है कि घटना या फिर हटना। तो हाइड्रोजन का क्षय हो रहा है, हाइड्रोजन जो है अलग हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन अलग होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन होगा। ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? पहला विकल्प जो सही ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन का क्षय हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीकरण की अपक्रिया हो रही है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तब भी ऑक्सीकरण की अपक्रिया होगी। ये सभी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग एक बार और देख लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये रिएक्शन आपके सामने है। देखिए हाइड्रोजन यहां पर था, HCl के पास था। अभी क्या हुआ? Cl जो होगा, क्लोरीन जो हो गया, अलग हो गया। हाइड्रोजन का क्षय हो गया है। तो हाइड्रोजन का क्षय हो गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। अब देखिए H2+Br को अगर जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या है? Br के साथ में जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन जो हो रहा है उसका क्षय हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ये सब चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किसको रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है? ग्लूकोज को, ट्रेहिलोज को, माल्टोज को, या फिर सुक्रोज को? इसका सही उत्तर होगा पहला वाला विकल्प। ग्लूकोज को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। ग्लूकोज जो होता है एनर्जी का स्रोत होता है। जो आप खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होकर के, जब ग्लूकोज क्या करता है, जो रक्त होता है ग्लूकोज को पूरे शरीर में पहुंचाता है। जो कोशिका होती हैं वो ग्लूकोज से ही एनर्जी को प्राप्त करती हैं। तभी कभी आपने सुना होगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, रक्त में शर्करा की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज नामक रोग आपको हो जाता है, शुगर हो जाता है। तो रक्त क्या करता है? शर्करा को पूरे शरीर में क्या करता है? वो भेजने का काम करता है, जिससे एनर्जी जो होती है वो सेल्स को प्राप्त होती है और पूरा शरीर भी एनर्जी को प्राप्त करता है। सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में
माना कांच से हवा में प्रवेश करती है। तो प्रकाश किरण किसकी ओर झुकती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको एलपी के जब सेट कराया था तो वहां पर भी ये सेम क्वेश्चन ही आया था। सघन से विरल माध्यम में जा रही है। पहले डेंस था माध्यम जो है, अभी विरल हो गया। तो क्या सही ऑप्शन होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। विरल हो गया माध्यम, माध्यम जो है पहले डेंस था, अभी क्या है, विरल हो गया है। तो पहले अभिलंब की ओर झुक रही थी, अभी अभिलंब से दूर जाएगी। विरल से सघन में जब आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये मैंने आपको कई बार रटाया हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी वाला विकल्प सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दांतों का बाहरी आवरण है? इनेमल, मसूड़ा, त्वचा और हाथी दांत। देखकर ही मालूम चल रहा होगा दांतों का जो बाहरी आवरण होता है वो इनेमल कहलाता है, जो शरीर का सबसे मजबूत भाग माना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? पहला विकल्प इनेमल। ठीक है, नीचे आंसर की में भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ए विकल्प सही ऑप्शन होगा। यहां पर योर रिस्पॉन्स लिखा गया है, इसका अर्थ यह है कि आपने ये उत्तर दिया था और आपका जो उत्तर है वो सही है, करेक्ट भी लिखा गया है। अगर यहां पर आपने जो उत्तर दिया है आंसर की उत्तर से मैच नहीं खाएगा तो आपका जो उत्तर होगा गलत होगा। तो इस प्रकार से पेपर की जो पीडीएफ मिलती है इसी प्रकार से आपको दी जाती है। आज का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है? अभी पिछला वाला सेट हमने जब आपको कराया था तो उसमें आंतरिक परजीवी आपसे पूछा गया था। परजीवी मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, लेकिन इसमें बाह्य रूप से पूछा गया है। जो बाह्यतम रूप से शरीर के अंदर इंटर नहीं करेगा, वो बाह्यतम रूप से आप पर आश्रित है, वो कौन सा परजीवी है? फीताकृमि जो है वो तो आंतरिक रूप से परजीवी में गिना जाता है, जो कि गलत उत्तर होगा। हुकवार्म और जीवाणु ये भी आंतरिक रूप से जब शरीर के अंदर जाते हैं तभी ये क्या करते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं या फिर परजीवी का काम करते हैं। लेकिन बाह्य परजीवी के रूप में सिर्फ मच्छर इसमें से माना जाएगा। मच्छर जो होते हैं वो शरीर के बाह्यतम भाग में रहते हैं और वहीं से खून चूसने का काम करते हैं, जिससे वो अपना पोषण करते हैं, जो अपना खाना का निर्माण करते हैं खून से पीने से। तो मच्छर इसका सही ऑप्शन होगा। और मच्छरों में भी जो मादा मच्छर होती है वही खून चूसने का काम करती है, भी खून पीने का काम करती है। जो पुरुष मतलब मादा तो हो गई आपकी जो खून चूसती हैं, और पुरुष जो हो गए, पुरुष मच्छर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पोषण कैसे करेंगे? तो फूलों का रस हो गया, उनको पी करके अपना पोषण करते हैं। तो मादा ही मच्छर आपको काटने का काम करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी वाला विकल्प हो गया। इसमें आपके सिर की जू भी आ सकती थी, शरीर की जू भी आ सकती थी, और ये सभी ऑप्शन भी आ सकते थे, वो भी बाह्यतम परजीवी के रूप में कार्य करेंगे। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक युवा पुरुष का रक्तचाप समानता कितना होता है? समानता पूछा गया है, मतलब कि आपसे एग्जैक्ट डाटा पूछा गया है कि एक रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होना चाहिए एक सामान्य पुरुष का। सही ऑप्शन है 120 और 80। 120 मतलब जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है डायस्टोलिक होता है। मतलब अगर आप 80 से नीचे जा रहे हैं तो आपको लो ब्लड प्रेशर होगा, और 120 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। ये सब चीजें जो होती है रक्तचाप से संबंधित होती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। दिया गया कोई भी टेम्परेचर है, मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको दे दिया गया, तो 20 डिग्री में अगर हम लोग गर्म करेंगे गैस को तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो अत्यधिक होगी। जैसा ही टेम्परेचर बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है, उनका जो वेग होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए गतिज ऊर्जा जो होगी वो तीनों की चेंजमेंट होगी, अलग अलग होगी। द्रव में क्या होगा, थोड़ी कम एनर्जी, अगर उसको कम तापमान मिला है तो थोड़े इधर उधर होंगे, लेकिन गैसों से कम होंगे। वहीं पर ठोस पर कण क्या होंगे, उससे कम एनर्जी में थोड़ा से मूवमेंट करेंगे या फिर नहीं भी कर सकते। तो गतिज ऊर्जा तीनों की चेंजमेंट अलग अलग होगा, कि अवस्थाएं इनकी तीनों की अलग अलग हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसकी? डी वाला ऑप्शन, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार से मदद करते हैं? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शनों को। इसका सही उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन, वे ऑक्सीजन निकालते हैं। समुद्र में जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम जो होती है मछली करती है। मछली पानी से भी ऑक्सीजन लेती है, और जो हरे पौधे जो निकालते हैं ऑक्सीजन, उससे भी ऑक्सीजन लेती है। तो 2 तरीके से ऑक्सीजन लेने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है, जिनमें क्या होती है?
अलग अलग ऊर्जा होती है, अनंत ऊर्जा होती है, कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, अभी स्थिर ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसका क्या है, स्थिर ऊर्जा होती है, उसमें एक फिक्स एनर्जी होती है जिसके कारण ही वो नाभिक के चारों ओर घूमता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है। शीर्ष से दाईं ओर की बात आपसे की गई है, ठीक है, तो बताइए क्या सही ऑप्शन होगा। इसका सही विकल्प होगा अधातुएं। अधातुएं जो होती हैं वो दाईं तरफ पाई जाती हैं, धातुएं बाईं तरफ पाई जाती हैं। पीरियडिक टेबल मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है। बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं वाली आकृति जो होती है वो उपधातुओं की होती है। उपधातुएं जो होती हैं वो धातुओं और अधातुओं को अलग करने का कार्य करती हैं, इसलिए दाईं तरफ जो होती हैं अधातुएं होती हैं और बाईं तरफ जो होती हैं वो धातुएं होती हैं। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला विकल्प। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा कौन सा है। चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, और सबसे कम विषाक्त जिसमें से नाइट्रोजन निकल रहा है उसमें से विषाक्त रूप से जो कम होगा नाइट्रोजन वो किस में पाया जाएगा। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला विकल्प। यूरिक अम्ल जो होता है उसमें नाइट्रोजन का जो विषाक्तता होती है वो बहुत ही कम होती है, सबसे कम मात्रा में होती है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2.5 मीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर आपको ज्ञात करना है। ध्यान से एक बार आप लोग करने का प्रयास कीजिए, और मैंने आपको कराया भी हो क्वेश्चन जो आपको जेई के पूरा सेट हल कराया था जीए के जीएस का, तो ये क्वेश्चन आपको करा भी चुका था साइंस के। तो अगर आपको कुछ ध्यान होगा तो आवर्धन को आराम से निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन एम बराबर होता है वी बाई यू होता है। वी क्या होता है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यू जो होती है वस्तु से दूरी होती है। तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी है, यहां पर 2.5 मीटर दी गई। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बना रहा है तो प्रतिबिंब जो है 2.5 की दूरी पर बन रहा है। वहीं पर वस्तु से वस्तु की दूरी कितनी है, 5 मीटर पर था, तो 2.5 से 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर, 0.5 आ जाएगा। 0.5 किस में आएगा, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव में आएगा, इसलिए सही वाला विकल्प जो होगा वो डी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, तो सही विकल्प डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल साव किसकी विशेषता है, छोटी आंत की, अमाशय की, बड़ी आंत की, मुख गुहा की। तो सही उत्तर होगा इसका अमाशय की। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले वीडियो में 19 नंबर पार्ट में, तो इसका सही ऑप्शन होगा अमाशय। अमाशय जो होता है वो अम्ल साव उसकी विशेषता होती है, इसमें एसीएल नामक आपके अम्ल पाया जाता है, जठर रस भी अम्लीय होता है, तो ये अम्ल साव की विशेषता होती है। अम्ल स्राव जो होता है वो जो उसका माध्यम होता है, जब मुख गुहा से लेकर के अमाशय तक ही आपका अम्ल स्राव होता है। तो अम्ल स्राव जो होता है अमाशय के बाद जैसे ही खाना आगे बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है, फिर क्षारीय माध्यम खाना का हो जाता है, तो इसका तो सही विकल्प होगा अमाशय। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा। ध्वनि अवशोषित हो जाती है, ध्वनि अपवर्तित होती है, ध्वनि अवशोषित और परावर्तित होती है, ध्वनि परिवर्तित होती है। ध्वनि ठोस सतह से टकराएगी तो थोड़ी मात्रा पर अवशोषित भी होगी और परावर्तित भी उसके बाद होना स्टार्ट होगी। तो ठोस सतह से टकराएगी तो अवशोषित और परावर्तित दोनों होगी, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर नामक जो आपका फाइबर बोर्ड हम लोग लगाते हैं, फाइबर बोर्ड जब दीवालों पर लगा देते हैं तो पूरी तरह से ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। अभी तो ये ठोस सतह है, तो ठोस सतह में अवशोषित और परावर्तित दोनों होगी। आज का देखिए हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा, आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, एल्कलाइन हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक क्या होते हैं। एकल बॉन्ड होते हैं, त्रिक बॉन्ड होते हैं, द्विबॉन्ड या फिर 4 से अधिक बॉन्ड होते हैं। बताइए एल्कलाइन हाइड्रोकार्बन है। एल्केन जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड्स होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 3 बंध जिसमें भी होंगे वो एल्काइन कहलाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी वाला विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऊपर आपको हिंदी में लिखा मिल रहा है, नीचे आपको इंग्लिश में, जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। शैवाल जिसे हम लोग कहते हैं एल्गी, ये जो आपके ताजे जल में, समुद्री जल में, गर्म जल के झरनों के आसपास, कीचड़ में, नदियों में, तालाबों में, इन सभी स्थानों में शैवाल की उत्पत्ति होती है।
अगर आप शैवाल को नियंत्रित करना चाहते हैं तो वहां पर कॉपर सल्फेट की मात्रा को अगर हम डाल देते हैं तो शैवाल की ग्रोथ जो होती है वो नियंत्रित हो जाती है या फिर कम हो जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा कॉपर सल्फेट। CuSO4 जो होता है ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। डी वाला ऑप्शन इसका सबसे सही उत्तर होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन B6, विटामिन BD, विटामिन B या फिर विटामिन A? देखिए कैल्शियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे शरीर के निर्माण में या फिर हमारे हड्डियों के निर्माण में। इसलिए कैल्शियम को अगर हम भोजन द्वारा लेते हैं तो उसका जो अवशोषण होता है वो विटामिन डी द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी द्वारा किया जाता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, फिनप्थलीन को किसमें मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है? जल में, अम्ल में या फिर लवणी विलयन में या फिर क्षार में? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए लिटमस पेपर, फिनप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इन तीनों से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने लगे हैं। तो फिनप्थलीन को अगर हम क्षार में मिलाते हैं, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्षार में मिलाने पर उसका जो रंग होता है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। देखिए तीनों की लिस्ट है, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन। इन्हीं तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में अगर हम डालते हैं तो रेड कर देता है। अगर वहीं पर बात करते हैं बेस में डालने पर तो वो ब्लू कर देता है। ये आपको लिटमस पेपर तो याद होगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एक्चुअल कलर में जो होता है न्यूट्रल में वो ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन अगर हम इसे एसिड में डालते हैं तो एसिड कलर को ये रेड कर देता है और बेस में डालने पर इसे येलो कर देता है। फिनप्थलीन जिसे कहा हमारे क्वेश्चन आया है, इसका एक्चुअल जो कलर होता है न्यूट्रल कलर में वो कलरलेस होता है, मतलब कि रंगहीन होता है। अगर हम इसे अम्ल में डालते हैं तो वो भी रंगहीन ही होता है। लेकिन अगर इसे हम क्षार में डालते हैं तो उसके रंग को रेड कर देता है या फिर गुलाबी कर देता है। आपके ऑप्शन में गुलाबी दिया गया है, आप लोग गुलाबी को सही करने का प्रयास कीजिएगा। गुलाबी भी दे सकता है, रेड भी दे सकता है, ये सभी चीजों में थोड़ा अंतर होता है। तो ये चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रेड की जगह पर गुलाबी करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसको चार भागों में विभाजित किया गया है? गुर्दे को, हृदय को, फेफड़े को, आमाशय को? बताइए किसको चार भागों में विभाजित किया गया है? सही ऑप्शन होगा हृदय को। हृदय को चार भागों में विभाजित किया गया है, निलय और आलिंद में। दो निलय होते हैं और दो आलिंद होते हैं। तो चार भाग में हो गया। गुर्दा जिसे हम किडनी कहते हैं ये दो होती हैं, और फेफड़े भी दो भागों में विभाजित होते हैं, और आमाशय एक होता है। लेकिन चार भागों में हृदय हमारा चार वेश में जिसे हम कहते हैं चार भागों में चार चैम्बर होते हैं उसमें विभाजित किया गया है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो वो किसके अनुरूप होगी? सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर वो लागू होती है। अगर कोई संतुलित समीकरण है, मतलब कि जितने नाइट्रोजन के परमाणु इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, उतने ही अगर राइट साइड में होंगे तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो भी निर्माण हो रहा है और जो भी उसके पहले जो हमने डाला है उन सभी का द्रव्यमान जो होगा इक्वल होगा। अगर नाइट्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान यहाँ पर 5 है तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन होने के बाद में नाइट्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान 5 होना चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है, मतलब कि वही रहता है। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा इसका सबसे सही उत्तर होगा। देखिए 6वां क्वेश्चन है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फार्मूलों में। तो बताइए क्या सही लग रहा है आपको कास्टिक पोटास में? इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला विकल्प, KOH, जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका जो नाम होता है वो कास्टिक पोटास कहा जाता है। याद रखिएगा कुछ लोग NaOH को सही करने का प्रयास करते हैं जो कि गलत है। बी वाला विकल्प जो होगा KOH इसका सही उत्तर होगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे गए तत्वों के लिए जगह छोड़ दी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? जर्मेनियम को, क्लोरीन को, ऑक्सीजन को और सिलिकॉन को? देखिए हमने आपको बताया था मेंडलीव एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने 63 तत्वों को लेकर के एक अपनी आवर्त सारणी बनाई और उसमें जगह जगह पर स्थान छोड़ दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर एक तत्व की खोज होगी और उसको इसके बगल में रखा जाएगा। बाद में जब मोजले ने अपनी आधुनिक सारणी बनाई तो वहां पर उस जगह जो छोड़ी गई थी तत्वों को भरा, और जो एल्युमिनियम का, मान लीजिए कि एल्युमिनियम के बगल में जो जगह छोड़ दी गई है
उसको मेंडलीफ ने नाम दिया था एका एल्युमिनियम तत्व। एका एल्युमिनियम मतलब कि बाद में अगर खोज हुई उस तत्व की तो गैलियम निकला। वो एका एल्युमिनियम जो कहा गया वो गैलियम को कहा गया और वो उसके बगल में रखा गया। इसके बाद एका बोरान भी कहा था मेंडलीफ ने। एका बोरान जो बोरान के नीचे या बगल में होगा उसे एक स्कैंडियम का नाम दिया गया। एका सिलिकॉन उन्होंने नाम दिया था। एका सिलिकॉन के बाद में उसका जो बगल में उसके तत्व आया वो जर्मेनियम आया। तो यहां पर जर्मेनियम इसका सही उत्तर होगा। जर्मेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, इन सभी के लिए मेंडलीफ ने अपनी जो आवर्त तालिका थी उसमें जगह छोड़ रखी थी और बाद में उसी स्थान पर इनको डाला गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा जर्मेनियम। ये बाद में डाला गया तत्व है, मेंडलीफ ने इसके लिए जगह छोड़ रखी थी। ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिलिकॉन ये उनकी पहले से आवर्त सारणी में थी, इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला वाला विकल्प। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, एक सोनार में समुद्री जल से संचरित ध्वनि की चाल v है। पराश्रव्य सिग्नल के संचरण और प्राप्त के बीच में समय अंतराल t है और पराश्रव्य ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 2d है। तो उसके बीच में 2d के बीच में क्या संबंध है? vt और 2d के बीच में आपसे संबंध पूछा जा रहा है। कुछ लोग तो बड़ा से क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं कि हमसे नहीं लगेगा, जबकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सोनार का फुल फॉर्म किसी आप लोगों को याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। सोनार जो होता है समुद्री चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि समुद्र के अंदर जो चीजें होती हैं। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय का आपको फार्मूला मालूम होगा, तो वैसे इसको रख देना। चाल कितनी दी गई है? v दी गई है। दूरी 2d है क्योंकि d नीचे जाएगी और परिवर्तित होकर के उसकी किरणें जो है वो ऊपर आएंगी, तो d और d मिलकर के 2d दूरी हो गई है इसकी। चाल बराबर दूरी बटे समय हमको t दिया गया और 2d बराबर होगा v मल्टीप्लाई t। तो 2d बराबर v मल्टीप्लाई t कहां पर लिखा गया है? ये आप लोग देख सकते हैं d वाले विकल्प में लिखा गया है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा है, बाकी कुछ नहीं लगा है। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल था, आप लोग इसको लगा सकते थे, लेकिन ट्राई अवश्य किया करिए कि आपसे ये लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। सवाल को देखकर ही मत छोड़ दिया करिए। डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली किसकी प्लेट या पन्नी में डाला गया था? रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का प्रयोग। तो उन्होंने किसका प्रयोग किया था ये आपको बताना है। चांदी की प्लेट का, सोने की पन्नी का, एल्युमिनियम की पन्नी का या फिर चांदी की पन्नी का। प्लेट और पन्नी दोनों है चांदी की। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला विकल्प। सोने का पन्नी का उन्होंने इस्तेमाल किया था और अल्फा कणों की बमबारी की थी। उन्होंने ये मालूम किया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खाली होता है और गोली होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और बहुत सी चीजों के बारे में फिर वो बता भी नहीं पाए थे, जैसे कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की थी। सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सी वाला विकल्प सही ऑप्शन होगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? 4 ऑप्शन आपके पास में है। लंब के समान, लंब की ओर, लंब से 90 डिग्री पर या फिर लंब से दूर। देखिए पिछला वाला सेट हमने जो कराया था उसमें आपसे पूछा गया था सघन से विरल जाने पर। इसमें वो माध्यम ही आपको दे दिया गया। कांच जो होता है एक सघन माध्यम होता है और हवा जो होती है एक विरल माध्यम होती है। अगर सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम की ओर जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी वो, क्योंकि विरल में पहुंच गई, अब वो स्वतंत्र हो रही धीरे धीरे, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अगर यहीं पर आपसे उल्टा कहता, हवा से कांच में डाल रहे हैं आप तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तब वो सी ऑप्शन सही होता। इन सभी चीजों में आप लोग ध्यान कीजिएगा, गलतियां बहुत होती इन क्वेश्चनों में। डी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह एल्कोहल को निरूपित करता है? एल्कोहल को निरूपित करने वाले आपको कार्यात्मक समूह को बताना है, फंक्शनल ग्रुप को। CHO लगाते हैं आप एल्कोहल के वाले ग्रुप के सामने, या फिर OH या फिर CO या फिर COOH लगाते हैं। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला विकल्प। OH का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे आपका CH3OH हो गया, ये क्या होता है? ये आपका एल्कोहल होता है। C2H5OH हो गया, जहां पर भी लास्ट में OH लगेगा इसका मतलब यही है कि वो एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए और भी चीजों को आप लोग समझ लीजिए, जैसे आपका CHO हो गया, CHO अगर कहीं पर भी लगा हुआ है तो उसे में एल्डिहाइड तत्व कहते हैं। एल्कोहल का तो OH हो गया, CHO का क्या होगा? एल्डिहाइड उसको कहेंगे।
CO जहां पर भी लगा होगा उसे हम लोग कीटोन का नाम देते हैं, और COOH जहां पर भी लिखा होता है उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम देते हैं, और OH तो मैंने आपको बता दिया एल्कोहल है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का, विषाणुओं का, ऊर्जा का, या फिर फलों का? नाम से ही पता चल रहा है जंतु विज्ञान है, मतलब कि जानवरों का अध्ययन होगा, इसलिए एनिमल के अध्ययन को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला विकल्प। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आयाम का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। एम्पलीट्यूड की आपसे यूनिट पूछी जा रही है, हर्ट हो जी है कि मीटर फी सेकेंड या फिर किलोग्राम? सही ऑप्शन होगा इसका मीटर। देखिए हर्ट जो होती है आवृत्ति की यूनिट होती है, मीटर आयाम की भी होती है और तरंग दैर्ध्य की भी होती है, किलोग्राम जो होती है द्रव्यमान की होती है, सेकंड समय की होती है, आप सभी को मालूम है। इसका बी वाला विकल्प जो सही उत्तर होगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा आयाम होता क्या, फिर एम्पलीट्यूड होता क्या। तरंग के किसी भी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था में जितना सबसे ज्यादा या फिर अधिकतम जो विस्थापन होता है उसे हम लोग आयाम कहते हैं। मान लीजिए कोई तरंग है इस प्रकार से चल रही है, तो साम्यावस्था पर उसका जो सबसे अधिक विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर में, इसी को हम लोग आयाम कहते हैं। या फिर ऊपर से ले लीजिए या फिर नीचे से ले लीजिए, जितना अधिकतम विस्थापन हो रहा है उसे हम लोग आयाम फिर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? 4 ऑप्शन है, गुर्दा में, हृदय में, पेट में, या फिर फेफड़े में? इसका सही उत्तर होगा हृदय में। देखिए हृदय में एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है। इसमें क्या होता है, हृदय में जो धमनियां होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। उनका जो संकुचन का स्थान है उनको थोड़ा से बढ़ाने के लिए, उस नली को चौड़ा करने के लिए एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है, ताकि जो हृदय में रक्त का प्रवाह हो रहा है वो पूरी मात्रा में पहुंचे। अगर हृदय में रक्त पूरी मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है हृदय को बचाने के लिए और हार्ट अटैक से बचाने के लिए। बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आसमान में कौन सा तारा बिल्कुल भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, बताने का प्रयास कीजिए। ध्रुव तारा, लुब्धव तारा, सप्तऋषि मंडल का किनारे वाला तारा, ओरियन के 3 तारों के मध्य तारा? सही ऑप्शन होगा इसका पहला विकल्प। ध्रुव तारा जो होता है वो आसमान में घूमता हुआ बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर आपको मिलता है। कहीं भी अगर आप रास्ते में भटक जाते हैं या फिर आप राजस्थान के क्षेत्र पर हैं जहां पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास में, वहां पर अगर आपको दिशा का पता लगाना है तो ये हमेशा चमकने वाला तारा होता है और ये उत्तर दिशा की ओर चमकता है। और उत्तर दिशा की ओर अगर आपको दिख रहा है तो मतलब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे होंगे। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। देखिए आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई भी दवा नहीं होती है? एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में, या फिर प्लेसबो या फिर कूट भेटस में? तो बताइए किस उपचार प्रणाली में कोई भी दवा नहीं होती है? इसका सही वाला ऑप्शन होगा सी वाला विकल्प। देखिए प्लेसबो नामक बीमारी जो होती है वो एक मन की भ्रमित बीमारी होती है, मन की ही बीमारी होती है। आपको ये लगता है कि आप बीमार हैं और आपको दवा की आवश्यकता है, लेकिन आप वास्तव में बीमार नहीं होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर समझ गया कि आपको प्लेसबो नामक बीमारी है, मतलब आपके मन में ही बीमारी है कि आप बीमार हैं, तो क्या करता है आपको दवाइयाँ लिखता, आप घर जाते हैं, दवाइयों को खाते हैं और 2-4 दिन बाद सही हो जाते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि हम सही हो गए, आगे हमें दवाई मत लिखिए। तो डॉक्टर बताता है हमने पहले भी आपको दवाई नहीं लिखी थी, आपको जो हमने दवाइयाँ दी थी वो टॉफी थी। आपने टॉफी को खाया, आपके दिमाग में संदेश गया कि डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, मतलब कि हम सही हो जाएंगे, और आप सही हो गए। जबकि आपने खाई थी क्या? दवाई नहीं खाई थी, आपने मीठी मीठी कुछ गोलियां खाई थी जो टॉफी कहते हैं। तो इस उपचार की प्रणाली में कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। ये मन की भ्रमित एक आपका कह सकते हैं एक रोग होता है ये। जैसे कि आपने कोई एक्सपायर की हुई आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, आपको लग रहा है कि आप अब बीमार हो जाएंगे, तो आप वास्तव में आप ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो चुके हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस प्रकार का मन का भ्रम होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणुओं को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। सही ऑप्शन हो गया इसका पहला वाला विकल्प। रोगाणुनाशन जो होता है जल जनित रोगों से रोगजनक जीवाणुओं को मारने के लिए हम लोग रोगाणुनाशक का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला विकल्प।
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है उत्प्लावन बल का क्या द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? ऊर्जा का, या फिर दिशा का, परिमाण का, शक्ति का? सही ऑप्शन होगा इसका परिमाण का। मैग्नीट्यूड जो होता है, उत्प्लावन बल जो होता है, द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। इसका सी वाला विकल्प जो होगा सही उत्तर होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, या फिर संपर्क घर्षण। तीन ही घर्षण बल होते हैं, सर्पी, लोटनिक और स्थैतिक। अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं और चलना अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके कारण जो घर्षण लगता है वह स्थैतिक घर्षण होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला विकल्प। किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलना कर शुरू करना, घर्षण से निपटने के लिए स्थैतिक बल का प्रयोग किया जाता है। सी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखा जाता है? बड़े अक्षर में, छोटे अक्षर में, मोटे अक्षर में, तिरछे अक्षरों में? रासायनिक रूप से जो प्रतीक हम लोग केमिकल सिंबल का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग सोडियम को लिख रहे हैं, तो सोडियम का एन जो होता है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो हमेशा जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम का सी जो होता है वो बड़े लेटर से लिखा जाता है, जो बाद वाला होता है वो छोटे लेटर से लिखा जाता है। और एक कोई मोटा, तिरछा और इस प्रकार से लेटर से नहीं लिखा जाता, सिर्फ कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रून्स क्या होते हैं, या फिर प्रून्स किसे कहा जाता है? सूखी स्ट्रॉबेरी को, सूखे सेब को, सूखे आलू बुखारे को, या फिर सूखे खुबानी को? सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला विकल्प। ये इंग्लिश शब्द ही आपसे पूछ लिया गया है, सूखे आलू बुखारे को प्रून्स कहा जाता है। ठीक है, अगर आप ढूंढेंगे प्रून्स को तो सूखा आलू बुखारा मार्केट में आता है, आलू बुखारा आप लोग देखेंगे जाकर के, तो अगर उसको सुखा लिया जाता है तो प्रून्स कहा जाता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? फुलरीन, कार्बोरेंडम, हीरा, ग्रेफाइट? इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए फुलरीन, हीरा और ग्रेफाइट, ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कार्बोरेंडम। ये अपर रूप नहीं है, एलोट्रोप्स नहीं है, और तीनों हैं, इसलिए बी वाला विकल्प जो होगा सही उत्तर होगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के उसी तरफ आभासी आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? अनंत पर, फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, या फिर 2F1 पर? बताइए, अगर हमको प्रतिबिंब को बनाना है उत्तल लेंस पर आभासी, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए कहां पर रखना चाहिए? तो देखिए उत्तल लेंस से वैसे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, और कहां पर बनता है? उसके राइट साइड में बनता है। लेकिन सिर्फ एक ही दशा होती है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर बीच में रखने पर। यहां पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आवर्धित बनेगा। अब कैसे बनेगा ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। F1 जो होता है फर्स्ट फोकस होता है, और 2F1 की बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा वक्रता केंद्र भी हो जाएगा, और 2F1 भी हो जाएगा। और O जो होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर O लिख लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम वस्तु को रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, वस्तु को मान लीजिए रख दिया है, तो पहली जो किरण होगी उसकी फोकस होकर गुजर जाएगी, और दूसरी किरण उसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समांतर हो जा रही हैं, और बाद में मिलेंगे जाकर के आभासी रूप से यहाँ पर मिलेंगी। तो क्या हो रहा है? सीधा बन रहा है। देख सकते हैं प्रतिबिंब को हमने रखा, सीधा बना, आवर्धित बना मतलब बड़ा बना, और आभासी बना है। क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में ये वस्तु रखी थी और लेफ्ट साइड में आकर प्रतिबिंब बन गया तो आभासी बनेगा। ये डॉट डॉट रेखाएं से मिलकर के बनेगा, मतलब आभास करा रहा है। वैसे ये जाकर के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका मिलन नहीं हो रहा, अनंत पर जाकर मिलेगा, लेकिन आभास कराएगा कि आपको यहाँ पर इसी साइड में बन रहा है। तो ये एक ऐसी दशा होती है जो कि सिर्फ उत्तल लेंस में यहीं पर रखने पर होती है। इसका बी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। जिन्होंने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी उनको थोड़ा अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, लगातार दो संपीड़न या लगातार दो विरलन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग का वेग, या फिर आयाम? तो ये तो डिफिनीशन ही होती है, तरंग दैर्ध्य की डिफिनीशन होती है। लगातार दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी को हम लोग
तरंग दैर्ध्य से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और इसे हम लोग क्या लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम में भी लिखने का प्रयास करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ए विकल्प सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम लोग इसको सही कर पाएंगे। बताइए तांबे का अयस्क कौन सा है जिसमें से तांबा अलग किया जाता है, अयस्क से निकाला जाता है? डोलामाइट, बॉक्साइट, चालका पायराइट या फिर साइडराइट? इसका सही विकल्प होगा सी वाला विकल्प। इसे चालका पायराइट लिखा गया, जबकि इसका नाम होता है कैल्को पायराइट। इंग्लिश में आप देखेंगे तो कैल्को पायराइट आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो ये कैल्को पायराइट का जो फार्मूला होता है CuFe और H2 होता है इसका फार्मूला। इससे कापर भी निकाला जाता है और फेरस भी निकाला जाता है। अगर आप फेरस के भी अयस्क में जाएंगे तो कैल्को पायराइट आपको मिलेगा, और कापर का भी अयस्क जो होता है वो कैल्को पायराइट होता है। हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी की गई है, इसको चालको पायराइट लिख दिया गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। इंग्लिश देख करके इसे कैल्को पायराइट भी कहा जाता है। डोलामाइट जो होता है वो मैग्नीशियम का जो होता है वो मुख्य अयस्क होता है। बॉक्साइट अभी सभी को मालूम है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और सिडेराइट जिसे हम कहते हैं, फिर साइडराइट भी कह सकते हैं, ये आपका लोहा का अयस्क होता है। तो सभी का अयस्क मैंने आपको बता दिया है। कैल्को पायराइट जो होता है वो तांबे का अयस्क होता है। सी वाला विकल्प सही ऑप्शन होगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? पिछले वाले सेट में क्वेश्चन आया था किसके अनुक्रमानुपाती होती, अब की सेट में आया है किसकी व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स संबंध किससे? तो सही ऑप्शन होगा अनुकृष्ट काट के क्षेत्रफल पर। वहां पर ही मैंने आपको फार्मूला बताया था ρl/a होता है। तो एल लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन अनुकृष्ट काट का जो क्षेत्रफल a होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, r प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका पहला वाला विकल्प जो होगा वो सबसे सही उत्तर होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है? बताइए, उत्प्लावन के नियम से आपको पता चलेगा कि कोई वस्तु कब द्रव में तैरेगी। चारों ऑप्शनों को ढंग से पढ़िए और सभी ऑप्शनों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप इसको उत्तर को सही कर पाएंगे। सही विकल्प होगा इसका डी वाला विकल्प। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तभी तो वो तैरेगी। अगर घनत्व जो होगा डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो डूब जाएगी नीचे आकर के। इसलिए वस्तु के घनत्व को हमेशा कम होना पड़ेगा अगर वस्तु को तैरती रहना है। इसलिए डी वाला विकल्प जो होगा वो सबसे सही उत्तर होगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का, कोयला का, पेट्रोलियम गैस का, एलपीजी का? सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला विकल्प। प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस में 75% जो होती है वो मीथेन गैस होती है। तो मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन गैस किसका होता है? प्राकृतिक गैस का होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला विकल्प। उल्टा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन किसका घटक होता है ये भी पूछ सकता है, तो प्राकृतिक गैस का। सही ऑप्शन है पहला। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह किसका किसका मिश्रण होता है? ये आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो का, हमने लास्ट में आपसे पूछा था। काफी कम लोगों ने इसका सही उत्तर देने का प्रयास किया है। देखिए हमने आपको बताया था लवण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया, अम्लीय लवण हो गया, मिश्रित लवण हो गया। अब आपको यहां पर देखना है कि साल्ट जो है वो बेसिक है, क्षारीय है। अब क्षारीय गुण कैसे आया होगा? अगर वो प्रबल क्षार रहा होगा, प्रबल क्षार होगा तो उसके कुछ गुण जो आ जाएंगे वो लवण में आ जाएंगे, इसलिए वो क्षारीय लवण हो गया। इसलिए उसके साथ वाला जो अम्ल होगा वो दुर्बल होगा, तभी तो प्रबल क्षार का गुण आ गया। तो अम्ल दुर्बल होना चाहिए और क्षार प्रबल होना चाहिए, सिर्फ बी ऑप्शन में लिखा गया था, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। दुर्बल क्षार हो जाएगा और प्रबल अम्ल हो जाएगा तो जो लवण है वो एसिडिक हो जाएगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से तो क्षार लवण तो बनेगा नहीं कोई क्षारीय लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से एक सामान्य लवण का निर्माण होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी वाला विकल्प सही ऑप्शन होगा। चलिए आपको हम बता भी देते हैं कैसे इसका निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये किन किन चीजों से बना है, किन किन अम्लों या क्षारों से बना है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है, तो प्रबल क्षार कौन सा हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं, जो दुर्बल अम्ल से मिलकर के बना है। तो ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है H2CO3 जो होता है,
ये एक दुर्बल अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसको दोनों तरह से आप लोगों ने जान लिया, बी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। आज का देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl में मौजूद धनायन का आपको नाम बताना है। कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं, दोनों का कंबाइन होकर के एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। देखिए सोडियम क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और क्लोरीन नेगेटिव होगा, क्योंकि सोडियम जो होता है उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक है, या फिर एक जो इलेक्ट्रॉन है अधिक है, तो उसको छोड़ करके वो अक्रियता को प्राप्त करना चाहता है, या फिर नोबल होना चाहता है, या स्थायी होना चाहता है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो उसके ऊपर नेगेटिव होता है, और उसके ऊपर ऋण चढ़ गया है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो सोडियम होगा वो क्या होगा, धनायन होगा, और जो क्लोरीन होगा वो क्या होगा, एनायन होगा। तो कैटायंस और एनायंस जो होते हैं ये सभी कंपाउंडों से कंपाउंड में होते ही हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, धनायन के रूप में सोडियम पॉजिटिव होगा, अरे ऋणायन के रूप में पूछता है या फिर ऋणायन के रूप में, तो आप लोग क्लोरीन माइनस को सही करते हैं। ये हमारी 30 प्रश्नों की सीरीज थी। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पर पाया जाता है। ऊपर आपको इंग्लिश में लिखा मिल रहा है, नीचे आपको हिंदी में, जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। देखिए लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की खोज की थी, या फिर हिंदी में हम लोग इसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। ये अग्नाशय का ये एक पार्ट होता है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका या फिर डेल्टा कोशिका भी इसे कहते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, और गामा या फिर डेल्टा कोशिका से सिमिस्टोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय का एक पार्ट होती हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। पौधे के किस भाग से चाय प्राप्त की जाती है, जड़ से, तना से, बीज से या फिर पत्ते से। इसका सही उत्तर होगा पत्तियों से। पौधे के पत्तियों के भाग जो होता है उससे चाय प्राप्त की जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पत्तों से ही आपकी चाय प्राप्त की जाती है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, टॉमसन या फिर थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णता कैसा होता है। भारी होता है, धनावेशित होता है, वैद्युत उदासीन होता है या फिर ऋणावेशित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही करने का एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए टॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने इसमें बताया था, तरबूज का मॉडल भी इसे कहते हैं, इन्होंने बताया जिस प्रकार से तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं उसी प्रकार से एटम में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। उन्होंने बीज की तुलना इलेक्ट्रॉन से की थी, और जो गूदेदार हिस्सा होता है तरबूज का अन्य भाग उसे पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया था। तो बताया था परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से विद्यमान होते हैं कि इनका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस प्रकार से परमाणु उदासीन हो गया। यही था आपका टॉमसन का एटॉमिक मॉडल या फिर टॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल इसे कहते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा वैद्युत उदासीन। टॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णता कैसा होता है, वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, इनमें से किस उपकरण का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर, ईसीजी या फिर ईईजी या फिर अपोहक। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन। ईईजी का इस्तेमाल हम लोग मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, वहीं पर ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है और काफी लोग गलत करके चले जाते हैं। ईसीजी होता है हृदय के संबंधित अध्ययन के लिए, और ईईजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों का अध्ययन के लिए। आप लोग दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत यह कहता है कि जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो इसके ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है, इसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। 4 ऑप्शन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत था, ये केपलर का नियम था, पास्कल का नियम था या फिर न्यूटन का नियम था।
बताइए किसने ये उत्प्लावन बल का नियम दिया था? आप सभी लोगों को मालूम है ये आर्किमिडीज का बहुत ही फेमस सिद्धांत है। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला विकल्प। देखिए छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य है? मतलब कि वाइंड इंस्ट्रूमेंट इसमें से आपको पहचानना है। बांसुरी है, एक तारा है, सरोद है, संतूर है। देखिए आपको पहचानना पड़ेगा वाइंड इंस्ट्रूमेंट। वाइंड इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि श्वास द्वारा बजाया जाता है या फिर हवा द्वारा या फिर मुंह के द्वारा बजाए जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ कहां पर लिखा गया? बांसुरी जो होती है वो एक क्या गया श्वास के माध्यम से बजाई जाती है या फिर मुंह से बजाने वाला यंत्र है। जैसे आपका सहनाई हो गया, ट्रम्पट हो गया, बांसुरी हो गया, ये सभी वाइंड इंस्ट्रूमेंट में गिने जाते हैं। तो सही उत्तर होगा पहला विकल्प। देखिए सातवां प्रश्न है, सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है? अनियमितताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए, बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, इसे खुरदुरा बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। सतह पर पॉलिश अगर आप कर रहे हैं तो वो अनियमितताओं को कम करने के लिए और इसे सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हम लोग पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं है? 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं, उन चारों प्रकार के दांतों में से कौन सा कार्य नहीं होता है? निगलना, चबाना, काटकर खाना या फिर काटना। सही उत्तर है देखकर ही मालूम चल रहा होगा कि निगलना जो होता है ये हमारे दांतों का काम नहीं होता। दांतों का काम होता है काटना, फाड़ना, चीरना और काट कर खाना। ये सभी काम जो होते हैं चारों दांतों के होते हैं। निगलना जो होता है जीभ और ग्रास नली का काम होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला विकल्प। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, अम्ल के धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर नाइट्रोजन गैस। चलिए प्रयास कीजिए एक बार आप लोग। चलिए हम रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं। धातु कार्बोनेट के रूप में हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। धातु कार्बोनेट हो गया और अम्ल के रूप में हम लोग HCl को ले लेते हैं। अगर इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलकर बनेगा? पहले तो NaCl बन जाएगा जो कि नमक का कार्य करता है। इसके बाद CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी निकलेगा। तो ये 3 चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं और ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है? गैस पूछ रहा है। तो गैस यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, रिएक्शन भी आप लोग दिमाग में रखा करिए क्या क्या चीजें बन रही हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ के उसके क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की परिघटना को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं, संघनन कहते हैं, गलन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसमें तो आपको ऑप्शन लगा हुआ मिल रहा है। सही उत्तर होगा इसका डी वाला ऑप्शन। वाष्पीकरण जो होता है किसी उसके क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की परिघटना जो होती है वो वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण किन किन चीजों पर निर्भर करता है? जितना क्वथनांक कम होगा वाष्पन की दर उतनी तेजी से होगी। इन बातों पर निर्भर करता है। द्रव का ताप अधिक करने पर वाष्पन जो होता है अधिक तेजी से होता है। क्षेत्रफल अधिक करने पर वाष्पन जो होता है वो तेजी से होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला विकल्प। ये वाष्पीकरण की डिफिनीशन ही होती है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हैजा का कारण है? शैवाल है, विषाणु है, जीवाणु है, फफूंद है। आपसे पूछा जा रहा है हैजा किस कारण से होता है? तो सही ऑप्शन होगा बैक्टीरिया कारण होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? विब्रियो कॉलरी मतलब विब्रियो कार्ली नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ही हैजा होता है, जिसे हम लोग कॉलरा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? उल्टियां होती हैं, दस्त होता है, यही हैजा का मुख्य लक्षण है। पहले क्या होता था? गांव पूरे गांव के गांव हैजा कारण समाप्त हो जाते थे, मतलब मृत्यु के घाट उतर जाते थे। हैजा का इलाज संभव नहीं था। प्रदूषित जल के साथ जो जल होता है उसके कारण से ज्यादा यह हैजा फैलता था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है या फिर आयनिक बॉन्ड से बना यौगिक है? HCl है, NaCl है, NH3 है, CCl4 है। पहचानना है आपको आयनिक यौगिक कौन सा है। जो आयनिक बॉन्ड से बना होगा वही आयनिक यौगिक होगा। 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन से क्या करता है अपना, जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा हो रहा है वो क्लोरीन को दे देता है। जब दे देता है तो बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वहीं पर अगर बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की तो साझा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं।
तुम्हारे पास भी एक कम इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास भी एक कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों लोग साझा कर लेते हैं तो दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर के रूप में साझा करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड आपसे पूछा गया था, NaCl में आयनिक बॉन्ड होगा, बाकी HCl, NH3 और CCl4 में सह संयोजक बॉन्ड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पेंटाथोनिक अम्ल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? विटामिन E, विटामिन B5, विटामिन C, विटामिन B12। पेंटाथोनिक एसिड है जो किसका नाम होता है? विटामिन B5 का नाम होता है। विटामिन E का नाम होता है टेकाफेराल, विटामिन C का नाम होता है स्कार्बरिक एसिड और विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। तो सही ऑप्शन होगा B5। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं इसे। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट का है। प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? 6 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर। चलिए प्रयास कीजिए एक बार आप लोग। क्या कोई फार्मूला आपको याद में आ रहा है? क्या क्या दिया गया आपको? प्रतिरोध दिया गया मतलब R दिया गया है, विभवांतर मतलब आपको V दिया गया है, और I आपसे पूछा गया है, मतलब कि धारा आपसे पूछी गई है, Q आपसे I पूछी गई है। तो V बराबर IR लगा दीजिए आप लोग। V बराबर IR, जो ओम का नियम होता है वही यहाँ पर लगेगा। V बराबर IR निकालना है कि आपको I निकालना है, तो V बाई R करना पड़ेगा आपको। V बाई R निकाल लीजिए, I निकल आएगा। V कितना दिया गया? 6 और R दिया गया है 3, तो 6/3 कर देंगे मतलब 2 आ जाएगा। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन। देख सकते हैं सभी लोग इसको करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चन से डरा मत कीजिए। काफी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूं, इससे हार्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो सिंपल प्रश्न को आपको बहुत इजी तरीके से हल करना होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का, कैल्शियम ऑक्साइड का, तांबे का या फिर सोडियम कार्बोनेट का? बताइए। सीमेंट एक मानव निर्मित पदार्थ है। चूना, पत्थर या फिर खड़िया को लाल मिट्टी या किसी सैल के साथ खूब ज्यादा गर्म करने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग सीमेंट कहते हैं। सीमेंट का कोई फार्मूला नहीं होता, एक मिश्रण होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम का मुख्य जो चीज होती है वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होती है। 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड ही जो होती है सीमेंट का निर्माण करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन ऑक्साइड आती है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम ऑक्साइड आती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो उपस्थित होती है वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है सीमेंट के निर्माण में। सही उत्तर होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए चारों ऑप्शनों को पढ़ के इसलिए बता देता हूं, बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत होती है। ग्रेफाइट काला और मुलायम होता है। दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट केवल कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है। ग्रेफाइट को अधिक गर्म करने पर यह जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछा गया जो सही नहीं है, तो ठीक है इसमें से सही नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं करता है, ये सही नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट आपके पेंसिल में लगा होता है, जिससे आप लिखते हैं वो पेंसिल में, अगर आप उसको वहां पर देखेंगे तो विद्युत का चलन वो करता है, इसलिए सही नहीं पूछा गया है। तो सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का गुण नहीं है? रेडियोधर्मिता, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, परमाणु का आकार। आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है, ये आपको देखना होगा। इसका सही उत्तर होगा रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता मतलब कि रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो एक तत्व की विशेषता है, ना कि आवर्ती गुण है किसी आवर्त सारणी का। ठीक है, ये तो याद रखिएगा आप लोग, रेडियोधर्मिता जो है एक आवर्ती गुण नहीं है। बाकी विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु का आकार, संयोजकता आपको हमने बताया है किस प्रकार बढ़ती है किस प्रकार घटती है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन इसका आवर्ती गुण नहीं है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंस की संख्या की कुल क्षमता लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का क्या होती है? वर्गों का योग होती है, गुणनफल होती है, बीजगणितीय योग होती है, या फिर वर्गों का गुणनफल होती है। एक ऑप्टिकल उपकरण है, लेंसों की कुल क्षमता अगर आपको निकालनी है, पावर निकालना है पूरे लेंस की, तो P बराबर हम लोग क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3।
जितने भी आपके इस प्रकार से जुड़े हुए हैं उनकी क्षमताओं के योग कर लीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं बीज गणितीय योग। तो इस योग के माध्यम से ही आप लोग उसकी टोटल क्षमता निकाल सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। वर्गों का योग गुणनफल और वर्गों का गुणनफल नहीं होगा, सिर्फ बीजगणितीय योग इसका सही उत्तर होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए क्या होती है? विकास को बढ़ावा देना, ऊर्जा की आपूर्ति करना, पानी को संतुलित बनाए रखना, ऊतकों की मरम्मत करना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण ये सभी हमारे शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका में आती हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? त्वरित एनर्जी प्रदान करता है। जैसे आपने ग्लूकोज पीकर दौड़ते सुना होगा, ग्लूकोज पी लीजिए फिर दौड़ जाइए, ऐसा आप लोग करते होंगे। तो ग्लूकोज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, जो कि तुरंत एनर्जी आपको प्रदान करता है, ऊर्जा की आपूर्ति करता है आपके शरीर के लिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी वाला विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज रहित फल है? अमरूद है, केला है, तरबूज है, आम है, बताइए कौन से जिसमें बीज नहीं होता है? अमरूद में बीज होता है, तरबूज में भी होता है, आम में भी होता है, सिर्फ केला में जो होता है वो बीज नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका। 21 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, एक कार्बन जो कार्बन का 12 होता है आपका द्रव्यमान संख्या, परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? बताइए किसी तत्व के सापेक्ष में अगर निकालते हैं तो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा भाग होता है? तो 1/12वां ही भाग होता है। ठीक है, तो ये तो डिफिनीशन होती है, किसी तत्व के अगर सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम लोग कार्बन के ही सापेक्ष निकालते हैं 1/12 से। सही ऑप्शन होगा सी वाला विकल्प। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा 0.4 किलोवाट घंटा है। तो ऐसे ही 5 बल्बों द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कितनी होगी? 5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 6 किलोवाट और 4 किलोवाट। ऊर्जा की जो व्यवसात्मक इकाई होती है वो किलोवाट घंटा भी होती है, और 0.4 आपको किलोवाट घंटा निकालकर यहाँ पर दे दिया गया। वैसे जो आपका ग्रुप डी का पेपर होता था उसमें इसको निकलवाया जाता था, यहाँ पर डायरेक्ट रूप में 0.4 किलोवाट घंटा दे दिया गया। अगर एक बल्ब द्वारा 0.4 है तो 5 बल्ब द्वारा क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 और 5 का, तो 5 को 20 हो जाएगा, दशमलव से 1 जीरो हट जाएगा, तो 2 किलोवाट घंटा 5 बल्बों द्वारा वे की गई ऊर्जा होगी। इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वो दूसरा वाला विकल्प होगा। ठीक है, सिंपल सता जाता, ये लिंदी क्वेश्चन नहीं था, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत लैंप के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कॉन्स्टेंटन है, चांदी है, टंगस्टन है, एल्युमिनियम है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? विद्युत लैंप या फिर विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, कार्बन यौगिकों की किसकी प्रकृति के कारण या फिर किसकी प्रकृति की वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं? ठीक है, धात्विक, आयनिक, सहसंयोजी या फिर उप सहसंयोजी। ठीक है, देखिए इंग्लिश और हिंदी में काफी डिफरेंस होता है रेलवे, 1-2 क्वेश्चन आपके गलत भी कर सकता है हिंदी के सेक्शन के दृष्टिकोण से, इसलिए इंग्लिश का सेक्शन भी आप लोग साथ साथ पढ़ा करिए। कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होते, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। उनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, इसलिए कि इसमें कोवैलेंट बांड होता है, कोवैलेंट बांड में गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। अगर आयनिक बांड बनाता कार्बन तो फिर उसके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के सेक्शन में उच्च लिखा गया है और इंग्लिश के सेक्शन में जाकर देखेंगे आप तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया। तो मतलब गलती क्या कर दी गई है? ट्रांसलेट करने में ही गलती कर देता है रेलवे। तो इंग्लिश के सेक्शन वालों को तो सही हो जाएगा, लेकिन हिंदी के सेक्शन वालों को गलत हो सकता था। वैसे अगर जो पढ़ने वाला छात्र होगा इसको सही करके आता। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन कंपाउंड का, यहाँ पर निम्न होना चाहिए था हिंदी में। अगर इसने ट्रांसलेट किया है तो इसको सही करके लिखना चाहिए था, निम्न क्वथनांक होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सहसंयोजिक बांड होता है, कोवैलेंट बांड बनाते हैं कार्बन यौगिक। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आप लोग दोनों तरफ पढ़ के चला करिए, इसलिए मैंने आपको दोनों लैंग्वेज दिखा रखी है। अगर पेपर की पीडीएफ में दोनों लैंग्वेज है तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज दिखाऊंगा,
लेकिन अगर एक ही लैंग्वेज लिखी गई है तो फिर दो लैंग्वेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर की खोज किस देश में पहली बार हुई थी? जापान में, श्रीलंका में, भारत में, चीन में। एक्यूपंक्चर मैंने आपको कई बार बताया था, एक्यूपंक्चर का चित्र भी दिखाया था। एक्यूपंक्चर होता क्या है? तो ये देखिए, ये होता है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में क्या होता है, छोटी छोटी सुइयों को आपके शरीर में लगा दिया जाता है और दर्द निवारक के रूप में एक्यूपंक्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इसको खोज की थी चीन ने खोज की थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मस्तिष्क में अधिकतर इसको लगा दिया जाता है। जो मस्तिष्क का दर्द होता है वो दूर करने के लिए एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के सभी हिस्सों में सुई के माध्यम से ही दर्द को सही करने के लिए माना जाता है एक्यूपंक्चर को। तो सही ऑप्शन होगा इसका चीन। ठीक है, चीन को आप लोग सही कर लीजिएगा इसका। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण वैद्युत संकेतों को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है या फिर ध्वनि में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर या फिर एम्पलीफायर। ठीक है, तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सही ऑप्शन होगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप लोग देखते होंगे ध्वनि बाहर निकलती है तेजी से, तो विद्युत संकेतों को ध्वनि के माध्यम में या फिर ध्वनि में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। वहीं पर जो माइक्रोफोन है ये काफी कंफ्यूजन होता है, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, डायरेक्ट इसका उल्टा काम होता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है कौन? माइक्रोफोन। वहीं पर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है लाउड स्पीकर। याद रखेगा आप लोग। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग? मतलब गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन डी, विटामिन B1, E या फिर ए? बताइए कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 जो बी ऑप्शन में लिखा गया है, यही गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। सी और डी, विटामिन सी और बी, ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, और अगर आप पानी में भी नहीं डालेंगे या फिर पानी के द्वारा भी ये आपके नष्ट हो जाते हैं। जो BC विटामिन होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ADE के जो होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन नहीं होते हैं, और गर्म करने पे सबसे पहले नष्ट होने वाले विटामिन है सी और बी। तो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में B1 भी आता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा B1। ठीक है, विटामिन सी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आप लोग B1 को सही कीजिएगा। अगर विटामिन सी ऑप्शन में दिया गया है तो फिर B1 हटा लेगा वहां पर से ऑप्शन में से। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? बताइए कैसे होते हैं? अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, या फिर रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक है। समस्थानिकों में क्या होते हैं? जो परमाणु क्रमांक होता है वो इक्वल होता है। जैसे कार्बन का 6 होता है, कार्बन 6 का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और कार्बन जो 6 होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 14 वाला भी कार्बन होता है। तो देख सकते हैं परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक समान है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और न्यूट्रॉन से भिन्न भिन्न होंगे। देखिए इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, आप घटाएंगे 12 में से 6 तो 6 न्यूट्रॉन्स आपको निकल कर आएंगे। वही 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो 8 न्यूट्रॉन्स निकल कर आएंगे। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग परमाणु क्रमांक तो उनका होता नहीं है, अलग अलग परमाणु क्रमांक जो होगा, और अगर परमाणु भार समान होता है तो आइसोबार्स होंगे। वो भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, भौतिक गुण असमान होते हैं समस्थानिकों के, और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। गलत दिया गया, रासायनिक गुण जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं या फिर समान होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी वाला विकल्प। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, एक कमानीदार तुला में जब कोई बल लगाया जाता है तो इसमें से कौन सा हिस्सा खिंचता है उसका? रबड़ बैंड, कुंडलित स्प्रिंग, प्रत्यास्थ धागा या फिर नाइलैंड बॉन्ड? कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सा भाग उसका खींचेगा जब हम कोई बल को लगाएंगे? देखिए कमानीदार तुला का मेन भाग होता है, यहां पर स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो स्प्रिंग जो होती है, कुंडलित स्प्रिंग जो होगी, अगर हम m मास का कोई भी भार नीचे की ओर लटका रहे हैं तो उसमें जो कुंडलित स्प्रिंग होगी उसी पर फोर्स लगेगा, वही नीचे की ओर खींचेगी। नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर आपने m को भी लटका रखा है, तो जो कुंडलित स्प्रिंग होगी वो नीचे की ओर खींचेगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? कुंडलित स्प्रिंग सही ऑप्शन होगा। आज का देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम आपको बताना है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम की चर्चा की गई है तो मैग्नीशियम को तो आना ही चाहिए था। तो सी ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस जो होता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला विकल्प। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन की हमारी सीरीज थी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग अगर 100 वाट लिखी गई है तो इसका मतलब आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऊपर आपको हिंदी में लिखा मिल रहा है, नीचे आपको इंग्लिश में, जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए वाट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है और P बराबर जो होता है वो W/T के होता है। W हमारे यहाँ पर वर्क होता है और T समय होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बल्ब प्रति सेकंड अगर 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है तभी जो बल्ब पर प्रदर्शित यूनिट है वो 100 वाट लिखी जाएगी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी वाला विकल्प। आप लोग आंसर की में जाकर के यहाँ पर बी विकल्प भी देख सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। किसी वस्तु का भार क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वेट के बारे में आपसे पूछा गया है। वेट बराबर होता है mg के। m जो होता है वो द्रव्यमान होता है और g जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन होगा। यह वह बल है जिसके कारण पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। जो मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स का मल्टीपल है, मतलब आकर्षित कर रही है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो वेट के बराबर होगा। वेट बराबर mg के, डी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? सजातीय मिश्रण का, निलंबन का, विजातीय मिश्रण का या फिर कोलाइडी विलयन का। देखिए मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांग मिश्रण होता है और एक विषमांग मिश्रण या फिर असमांग मिश्रण भी कहते हैं, या फिर सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण भी कहते हैं। अगर सजातीय मिश्रण है तो आपस में मिक्स हो जाएंगे और विजातीय मिश्रण है तो आपस में मिक्स नहीं होंगे। रेत और चीनी कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। सजातीय मिश्रण में नमक और पानी आता है, पानी और चीनी आता है, ये आपस में मिल जाते हैं। इसलिए सही विकल्प कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ये आपस में असमांग हैं या फिर विजातीय हैं। सी वाला उत्तर सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, नियासिन किसका एक रूप है? विटामिन B3 का, विटामिन B2 का, B1 का या B4 का। आपको बताना है किस विटामिन का नाम जो होता है वो नियासिन होता है। देखिए B1 का जो नाम होता है वो होता है थाइमिन और B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन और B4 का जो नाम होता है एडेनाइन होता है। B3 ही बचा, B3 का नाम होता है नियासिन। तो सही उत्तर होगा इसका ए वाला विकल्प। नियासिन जो होता है वो B3 का नाम होता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? छोटा चेचक, ल्यूकेमिया, पोलियो या फिर मस्तिष्क ज्वर। चेचक हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करते हैं, पोलियो भी नर्वस सिस्टम मतलब पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क में आता है और ल्यूकीमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर के रूप में जाना जाता है। तो रक्त कोशिका को प्रभावित करेगा ल्यूकेमिया। ल्यूकीमिया जो होता है WBC जब आपकी प्रभावित होती है, संयुक्त रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं, तब ल्यूकीमिया नामक ब्लड कैंसर आपके रक्त कोशिकाओं में हो जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका बी वाला विकल्प। देखिए छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फीताकृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है? सुअर, बंदर, खरगोश और मछली। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। देखिए फीताकृमि एक आपका अंतःपरजीवी के रूप में जाना जाता है। अंतःपरजीवी मतलब आपके शरीर में वो इंटर करेगा किसी भी माध्यम से और आपकी आंत के में चपक जाता है जाकर के और एक परजीवी के रूप में कार्य करता है। जो भी आप पोषक तत्व तो खाएंगे वो आपके शरीर में न लग करके ये फीताकृमि अपने अंदर लेता है और अपना विकास करता जाता है और एक फीते की तरह लंबी अपनी आकृति लगा करके पूरा आपका पाचन सिस्टम जो है वो डैमेज कर देता है। और ये किस माध्यम से आपके शरीर के अंतर्गत आता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो सही उत्तर होगा ये सुअर का, अगर आप लोग मांस खाते हैं या कोई भी मांस खाता है सुअर का, तो उसके माध्यम से ये टेप वार्म नामक फीताकृमि आपके अंदर इंटर करता है और पूरा पाचन सिस्टम को गड़बड़ कर देगा। या फिर आप सुअर का मांस अगर अध पका भी खाते हैं तो इसकी संभावना काफी ज्यादा होती है फीताकृमि के आपके शरीर में एंटर होने की। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला विकल्प। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फास्फोरस में, एल्युमिनियम में, सोडियम में और सिलिकॉन में।
देखिए संयोजन करने की क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। जो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही संयोजन करते हैं, उन्हें ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बाह्य कक्षा में देख लीजिए सबसे ज्यादा किसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वही जो होगा अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स वाला होगा। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, सोडियम को होता है 11, एल्युमिनियम को होता है 13, सिलिकॉन को होता है 14। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और दिखाते हैं आपको किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। जिसमें बाह्य कक्षा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही में संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। अगर हम करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5, लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यही संयोजन करेंगे किसी भी अन्य परमाणु से। सोडियम की बात करते हैं 2, 8, 1, 2, 8, 1 इन जोड़ लेंगे तो 11 बन जाएगा। एल्युमिनियम की बात करते हैं 2, 8, 3, तो बाह्य कक्षा में 3 हुए और सोडियम में 1 हुआ और फास्फोरस में 5 हुआ। सिलिकॉन की बात करते हैं तो बाह्य कक्षा में 2, 8, 4 होंगे, तो बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे ज्यादा जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है वो फास्फोरस के हैं। अगर सबसे ज्यादा बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे, तो पहला ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। देखिए 8वां प्रश्न है, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को कौन महसूस करता है? मस्तिष्क, गुर्दा, पेट और हृदय। पिछला वाला सेट हमने कराया था उसमें ईईजी आया था। ईईजी का जब हमने आपको फुल फॉर्म बताया था तो ईसीजी का भी फुल फॉर्म बताया था। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर कार्डियो आया है तो इसका मतलब वो हृदय से संबंधित होगा, सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला विकल्प। ईईजी अगर आएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जो कि मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा डी वाला विकल्प, हृदय से संबंधित है। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल आपको ज्ञात करना है। 4 उत्तर आपको दिए गए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा नहीं तो बिल्कुल गलत कर देंगे आप लोग। पहले और दूसरे विकल्प में काफी सेम उत्तर आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो आवर्तकाल होता है टी होता है वो 1/n के होता है, और n क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो 1/50 करना है आपको। 1/5 होता तो 0.2 उत्तर आता, लेकिन 1/50 है इसलिए उत्तर जो आएगा 0.02 सेकेंड आएगा। तो सही उत्तर ए होगा। कुछ लोग दूसरे विकल्पों को मार करके चल देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। सही उत्तर होगा इसका ए वाला विकल्प। याद रखिएगा आप लोग 1/50 करेंगे तो 0.02 जो आएगा इसका सही उत्तर आएगा। बिल्कुल रिवर्स संबंध होता है आवृत्ति और आवर्तकाल का। देखिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? 4 ऑप्शन है, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, धामन सोडा का विलयन, चूने का पानी। देखिए नीले को लाल कर रहा है, इसका मतलब एसिड होना चाहिए। बेस ब्लू करता है और एसिड क्या करता है? रेड करता है। तो सही उत्तर होगा सिरका। अब आपको पहचानना पड़ेगा इन 4 ऑप्शनों में से एसिड कौन सा है। एसिड जो है वो सिरका है। याद रखिएगा यहां पर आपसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी दे सकता था, सल्फ्यूरिक अम्ल भी दे सकता था, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता था। आपको यहां पर पहचाना सिर्फ एसिड पहचानना था। एसिड ही रेड करता है, तो सही उत्तर होगा इसका पहला वाला विकल्प। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है? कॉलिक, माइग्रेन, दमा या फिर स्पॉन्डिलाइटिस। 4 उत्तर आपको दिए गए हैं। चलिए बताइए आमाशय को कौन प्रभावित करता है? सही उत्तर होगा इसका कॉलिक। कॉलिक जब होता है तो आमाशय में काफी दर्द होने लगता है, मतलब पेट में दर्द होगा, तो कॉलिक जो होता है वो आमाशय को प्रभावित करता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा किस वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? ज्यादा खा लेने से, आयोडीन की कमी से, थायरोक्सिन के अधिक स्रावण से या फिर दोषपूर्ण वृद्धि हार्मोन से। तो काफी चर्चित क्वेश्चन है, हर सेट में आपको देखने को जल्दी मिल जाता है। तो सही उत्तर होगा आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, जो कि गले के आसपास आपके होता है। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया, पुतली, आइरिस या फिर लेंस। तो इसका सही उत्तर होगा लेंस। लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करता है, तो वो लेंस का ही काम होता है। लेंस जब खराब हो जाता है या फिर चित्र आपका आगे बन जाता है और पीछे बन जाता है, तब क्या करते हैं? चश्मे का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उत्तल और अवतल लेंस का। वो क्या करता है? जो रेटिना पर ही आपका प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया रासायनिक प्रतीक P का अर्थ आपको बताना है। अभी एक क्वेश्चन आया था जब संयोजी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था P का जो क्या होता है नाम, पैलेडियम, पोटेशियम, पोलोनियम या फिर फास्फोरस। तो सही उत्तर होगा इसका फास्फोरस।
फास्फोरस का देख सकते हैं पीएस से स्टार्टिंग होती है, इसलिए एफ नहीं होता, इसका पी होता है प्रतीक चिन्ह। वहीं पर पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम को कुछ लोग पी से समझने का प्रयास करते हैं, जबकि पोटेशियम को हम लोग के से लिखते हैं। लैटिन नाम से इसको लिया गया है, इसको कहते हैं कैलियम, और कैलियम से के लिया गया है, ठीक है। तो पोटेशियम को के से लिखते हैं और फास्फोरस को पी से लिखते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे पैलेडियम की तो पीडी से लिखते हैं और पोलोनियम को पीओ से लिखते हैं। तो सभी आप प्रतीक चिन्हों को याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह आप लोग उत्तर में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर जिसको भी मालूम हो आप सभी को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं करेगा? बेकिंग सोडा, संगमरमर, चूना, चूना पत्थर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। चारों में रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको और बताना पड़ेगा कि तनु अम्ल कोई भी आप ले लीजिए और ये पदार्थ है बेकिंग सोडा। सबसे पहले बेकिंग सोडा से शुरुआत करते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तन अम्ल की बात करेंगे मतलब HCl हम ले लेते हैं एक अम्ल के रूप में। तनु मतलब होगा कि डाइल्यूट होगा। अब क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही कि नहीं निकल रही है। रिएक्शन कराएंगे आप तो NaCl बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी ये निकलेगा इसमें से। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है किसमें नहीं उत्पन्न होगा, तो इसमें तो उत्पन्न हो गया, मतलब बेकिंग सोडा इसका सही उत्तर नहीं होगा। चलिए दूसरे की बात करते हैं। संगमरमर और चूना पत्थर दोनों का एक ही फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये दोनों का फार्मूला होता है। अगर इसमें से हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो दोनों भी उत्तर नहीं होंगे। इसमें से हम HCl की क्रिया कराते हैं तो ये आपका वही रिएक्शन फिर से होगी, कैल्शियम क्लोराइड इसमें बनेगा और H2O और CO2, इसमें भी CO2 निकली, इसका मतलब है कि ये सही उत्तर दोनों नहीं होंगे। तो CO2 दोनों निकली, अब एक ही उत्तर आपका सही बच रहा है वो भी चूना, तो चूना इसका सही उत्तर होगा। चलिए रिएक्शन भी करा देते हैं। CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो चूने का फार्मूला होता है। HCl है, हमने तनु अम्ल से क्रिया कराई है तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H2O बन जाएगा। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से नहीं निकली है तो सही उत्तर होगा चूना, इसका सही उत्तर, ठीक है। सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक की आपको पहचान करना है, उनके गुण के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं और बताइए कौन सा गुण इनसे संबंधित होता है। 4 उत्तर आपको दिए गए हैं। देखिए आपसे आयनिक बांड होता है, कोवेलेंट बांड होता है, कोऑर्डिनेट बांड होता है। तो सहसंयोजक बांड के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, साझेदारी से जो बांड बनता है वो कोवेलेंट बांड होता है। अगर आदान प्रदान होता है तो उसमें आयनिक बांड होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक भी निम्न होता है क्योंकि इनमें जो आपकी जो संयोजन हो रहा है वो पूरा साझेदारी के द्वारा हो रहा है, तो गलनांक और क्वथनांक भी इनका निम्न होता है। विद्युत के कुचालक होते हैं तो इनमें से सही उत्तर होगा इनमें से सभी। तीनों ही सहसंयोजक यौगिक के गुण बताए गए हैं तो सही उत्तर होगा इसका डी वाला विकल्प, ठीक है। ध्यान से गुणों को देख लीजिएगा, कोई भी एक गुण आपके ऑप्शन में दे सकता है और पूछ सकता है कि सहसंयोजक यौगिक का गुण कौन सा है, तो इन सभी गुणों को आपको याद रखना है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदुरे पदार्थ को लगाते हैं, तो वो किस लिए खुरदुरे पदार्थ को लगाते हैं आपको बताना है। चारों ऑप्शनों को ढंग से पढ़िए, अगर हम पढ़ेंगे तो काफी समय हो जाएगा, आप लोग इसको पढ़ करके उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। बेहतर पकड़ प्राप्त करने के लिए और घर्षण को बढ़ाने के लिए जिम्नास्ट जो होते हैं अपने हाथों में कुछ खुरदुरे पदार्थ या फिर आप देखा होगा पाउडर के रूप में कुछ लगाने का प्रयास करते हैं, जबकि जो कि उनके हाथ में पसीना आ रहा है उसको कम करने का वो काम करता है। तो बेहतर पकड़ और घर्षण को बढ़ाने के लिए जिम्नास्ट अपने हाथों में खुरदुरे पदार्थ को लगाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया है। कैरोलस लीनियस, जॉन रे, अरस्तु या फिर हेकेल के द्वारा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस के द्वारा सेमिस्ट्री नेचुरी नामक पुस्तक लिखी गई है। कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता कहा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है। बताइए चंद्रमा हमें किस वजह से पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। चारों उत्तरों को आप ध्यान से पढ़िए। सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चांद पर प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है।
सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, और उपग्रह और ग्रह में आपस में प्रकाश नहीं होता, तारे में ही स्वयं का प्रकाश होता है। तो पृथ्वी और उपग्रह दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, जल विद्युत ऊर्जा को, या फिर ज्वारीय ऊर्जा को? तापीय संयंत्र लगाया गया है, उसमें जीवाश्म ईंधन को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं, इसलिए सही उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के द्वारा बदला जाता है। तो सही उत्तर होगा बी वाला विकल्प इसका। 21 नंबर क्वेश्चन है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड को किसके द्वारा कम किया जाता है? वात्या भट्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयरन के धातु के रूप में निकालने की प्रक्रिया में वात्या भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन के द्वारा आयरन ऑक्साइड को कम किया जाता है, सिलिका के द्वारा चूना पत्थर, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी कम लोग इसको सही कर पाएंगे। कार्बन आयरन ऑक्साइड आपसे पूछा गया, मतलब कि एफईओ को रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, फेरस को अलग कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन जो हो रहा है वो निकल जा रहा है, मतलब रिड्यूज हो जा रहा है। तो फेरस से क्या हुआ, रिड्यूज हुआ। ओ निकलेगा तो रिडक्शन होगा, अगर ओ जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो किसने किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने फेरस ऑक्साइड को कम किया, फेरस में अलग कर दिया। तो सही उत्तर होगा इसका डी वाला विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 22 नंबर के प्रश्न है, यदि वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी v आपको ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए बताइए क्या आपको इसमें से कुछ सही लग रहा है। आप लोग निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला मैंने आपको बताया था, दर्पण यहां पर लिया गया है। तो दर्पण के लिए आप लोग 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का इस्तेमाल कर लीजिए। v जो होगी वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, u जो होगी वस्तु के बीच की दूरी होगी। इस फार्मूले का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए, और चिन्ह पर पार्टी का अवश्य ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट साइड में वस्तु जो रखी जाती है उसमें माइनस का निशान लगाया जाता है, अगर राइट साइड में उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो प्लस का निशान लगाया जाता है। फोकस दूरी बात करेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है माइनस में लिखी जाती है। तो माइनस में लिखना स्टार्ट करिए। फोकस दूरी आपको लिखी गई है, तो 1/15 जो होगी, मतलब 1/15, वो फोकस दूरी माइनस में आप लिखेंगे। 1/v आपको निकालना है, और जो वस्तु रखी जाएगी हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, और पोल से लेफ्ट साइड की दूरियां माइनस में लिखी जाती हैं, इसलिए 1/25 माइनस में आपको लिखना पड़ेगा। 1/v बराबर होगा -1/15, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम आप ले लीजिए, यहाँ पर 75 ले लीजिए। एलसीएम 15 × 5 = 75 होता है, माइनस में आएगा, और 15 × 3 = 75 होता है, तो -2/75, और इसे आप उल्टा करेंगे तो 37.5 आएगा। जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। सिर्फ एक ही जगह 37.5 लिखा गया, अब पॉजिटिव लिखा गया चाहे निगेटिव, लेकिन आएगा निगेटिव में। तो सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। काफी लोगों ने सही करने का प्रयास किया है, लोगों ने फार्मूले को याद कर लिया है, वो प्रश्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। 23 नंबर प्रश्न है, कार्टी अंग का संबंध किससे? लैक्टिक अम्ल से, सुनने से, देखने से, संतुलन से। 4 उत्तर हैं, बताइए कार्टी अंग किससे संबंधित होता है? सही उत्तर होगा इसका सुनने से। कार्टी ऑर्गन जो होता है वो इनर कान का एक हिस्सा होता है, मतलब इनर ईयर का एक हिस्सा होता है, जो कि सुनने से संबंधित है, हियरिंग से संबंधित होता है। तो सही उत्तर होगा इसका बी वाला विकल्प। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? एल्काइन का होना चाहिए पहला सदस्य। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस होता है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन में। और एल्काइन का फार्मूला आपको मैंने बताया था CnH2n-2। इसमें अगर आप कार्बन को 1 रखेंगे तो यहां पर H जो आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा, या फिर 0 आ जाएगा, और H 0 हो नहीं सकता है। तो यहां पर आपको रखना पड़ेगा C बराबर 2। जो 2 होगा वहीं से एल्काइन के सदस्यों की श्रेणी की शुरुआत होती है। अगर आप C को 2 रखते हैं तो दुगुना करेंगे, H 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और 2 घटा देंगे तो H2 आ जाएगा।
तो C2H2 जो होगा वो पहला सदस्य होगा एल्काइन श्रेणी का। तो क्या सही उत्तर होगा इसका? और C2H2 का आपको नाम मालूम होना चाहिए कि पहला कौन सा होता है, तो एथाइन कहते हैं। मेथ होता है पहला सदस्य, दूसरा होता है एथ, तीसरा होता है प्रोप। तो एथाइन जो बनेगा वो पहला एल्काइन का सजातीय श्रेणी का सदस्य बनेगा, जिसे हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये बनता है जाकर के पहला सदस्य है एल्काइन श्रेणी का। प्रोपाइन जो होता है वो दूसरा सदस्य होता है। मेथेन जो है एल्केन श्रेणी का है, वो सजातीय श्रेणी इसके अंतर्गत आती ही नहीं है। एथीन जो है वो डबल बॉन्ड एल्कीन श्रेणी का है, इसलिए दोनों उत्तर तो सही नहीं होंगे। ये पहला सदस्य है, ये दूसरा सदस्य है। आपसे पहला पूछा गया था इसलिए सही ऑप्शन सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन और भी आने लगे हैं, आपको तैयार रखना पड़ेगा कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, सबको मालूम है। लेकिन आपसे पूछता है मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा सबसे ज्यादा तत्व आता है, ये भी आपको तैयार रख के चलना पड़ेगा। बताइए ऑक्सीजन के अलावा दूसरे नंबर पे कौन सा तत्व आता है मानव शरीर के निर्माण में? तो सही उत्तर होगा कार्बन। ऑक्सीजन आता है 65% मानव शरीर के निर्माण में, दूसरे नंबर पर आता है कार्बन जो कि 18% आपके शरीर के अंदर होता है, और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन होता है। तो दूसरा वाला भी आ सकता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन के बाद कार्बन होता है। वहीं पर अगर बात करते हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है, और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी की परपाटी पर, पृथ्वी पर नीचे की ओर पाया जाता है आपके। ठीक है, तो सही उत्तर होगा डी वाला विकल्प ऑक्सीजन। अभी आपसे शरीर के अंदर पूछा गया था। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? नगण्य हो जाता है, अप्रभावित रहती है, कम हो जाती है, फिर बढ़ती है। चलिए, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, आर जो होता है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो सही उत्तर होगा इसका डी वाला विकल्प। ठीक है, डी विकल्प जो होगा इंक्रीज, ये सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जल है, कांच है, वायु है। बताइए अपवर्तनांक किसके ज्यादा है, किसके कम है? आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में आपको लगाना है। जिसका अपवर्तनांक कम हो उसको पहले रखिए, जिसका ज्यादा हो उसको सबसे लास्ट में रखना है आपको। सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। देखिए जो एयर होती है, मतलब कोई भी गैसेज आप ले लेंगे तो उसका अपवर्तनांक कम ही होगा द्रव के अपवर्तनांक से। तो देखिए वायु जो है आपकी वो गैस है, पानी लिक्विड है, कांच जो है ठोस है। ठोस का अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा होगा, तो कांच को आप लास्ट में रखेंगे और लिक्विड को आप बीच में रख लीजिए और वायु को आप पहले रख लीजिए। तो इसका क्रम है, ये आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप अपवर्तनांक याद करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। आप लोग वायु, पानी और कांच, मतलब कि गैस, लिक्विड और आप ठोस में अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से क्रम जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराई गई है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई है। तो बताइए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? ये रिएक्शन है, आप लोग देखकर बताइए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। 4 उत्तर दिए गए हैं। चलिए अभी आप लोग पहचान ले रहे होंगे कि कैसे ऑक्सीकरण होता है, कैसे अपचयन होता है। हमने बताया था अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो रिड्यूज होगा। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर बनी है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया है। वहीं पर बात करेंगे MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिड्यूज हुआ है, क्योंकि उसमें से O देखिए आप हट गया है, वो हट गया है। चलिए दूसरे प्रकार से आपसे ऑक्सीडेशन नंबर से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहां पर अगर आप बात करेंगे मैग्नीशियम की, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 थी, और स्वतंत्र अवस्था में मैग्नीशियम पहुंच गया तो मतलब 0 हो गई, तो घट गई मतलब रिड्यूज हो गई। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? रिड्यूज हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले बात करेंगे कार्बन की, तो यहां पर -2 इसकी संयोजकता थी।
+2, कार्बन की +2 होगी और ऑक्सीजन की -2 होगी, तभी बना करके ये 0 पूरे कंपाउंड की बनाएंगे। आगे जाकर के देखेंगे तो कार्बन का जो होगा वो +4 में चेंज हो गया है। +4 में होगा तभी तो 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो -4 बनेंगे, तब पूरा कंपाउंड बनकर के 0 हो जाएगा। तो +2 से +4 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ से आप लोग समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, और देख कर भी जान सकते हैं आप लोग। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है, अधातुओं में नहीं होता है? तननशीलता, अनुनादी, आघात वर्धनीयता, इनमें से सभी। बताइए कौन सा गुण जो है अधातुओं में नहीं होता है? तो इनमें से सभी जो गुण हैं वो अधातुओं में नहीं होते, ये सभी जो गुण लिखे गए वो धातुओं के गुण लिखे गए। धातुओं में तन्यशीलता होती है, उन्हें तान करके आप बड़ा सा कर सकते हैं, आघात वर्धनीयता पीट पीट करके चादर बना सकते हैं, और रेजोनेंस भी, अनुनादी भी धातुओं का एक गुण होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन जो होंगे गलत उत्तर होंगे। इनमें से सभी जो गुण हैं वो अधातुओं गुण नहीं होंगे, लास्ट वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? पिछले वाले सेट में हमने ये कराया था कि रदरफोर्ड ने जो अपने अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था वो किसके ऊपर किया था? चांदी की पन्नी की, चांदी की चादर पर, या फिर सोने की पन्नी पर? तो सही ऑप्शन था सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी रदरफोर्ड ने। प्रश्न की जो प्रश्न बनाने का चीज है या फिर जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए। एक सेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे सेट के बारे में आप पढ़ लीजिए कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन से क्वेश्चन है, मतलब घुमा करके क्वेश्चन उसे पूछा ही जाएगा आपसे। तो सही उत्तर होगा परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। उन्होंने बताया था कुछ जो हमारे कण हैं वो सीधे निकल गए, कुछ टकरा करके वापस आ गए, कुछ थोड़े से विक्षेपित हो गए, तो ये मालूम चला कि धन आवेशित भाग है जहां पर कि टकरा करके पूरे वापस आ गए। तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा। सही उत्तर होगा इसका सी वाला विकल्प। ये टोटल हमारे 30 प्रश्नों की सीरीज थी। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, और मेरा प्रयास होता है कम से कम आप लोग 22 से 24 के बीच में सही करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इसमें से 22 से 24 के बीच में सही कर ले जाते हैं तो आपकी साइंस अच्छी हो चुकी है और आप और भी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जितने भी आपका प्रयास होना चाहिए 20 से कम मत होइएगा, ऊपर ही जाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयास करते हैं, उस बारे में आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन में ये प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है आपका। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारत और अग्नि। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया, जिसमें आपको समझ में आता है आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा।